उठन मेरे आदिवासी बाले सिंगी तू रोजाना ना जाके आदिवासी गिरी हो जाता ना जाके आदिवासी गिरी हो जाता। झारखंड पोनत पूर्व सिंहभूम रे मेना डुमरिया ब्लॉक खड़ीदा अतु माझी परगना महाल बखुल रे बार माहारी सेचेत सेनेलेत अखड़ा पारमेन बागे इरेल और पेगे सेप्टेम्बर हिलो लासान हेते सगुन सपड़ावेना ओना अखड़ा रे आयमा गोटांग न्यूम उरुम पेड़ा साथे डुमरिया ब्लॉक ने वीडियो सेफ मानतन साधुचरण देवगाम सेटर रहे तहकना। सरकारी योजनाओं का ग्राम सभा में महत्व और उनका भागीदारी से सरकारी पंथा को ग्राम सभा रे महत और ओनारे आंगोज नवा साताम इदी कते उनी दो ओड़े ओड़ पाते लई सदर केदा मेनतरा लेक कना मानतान साधुचरण देवगाम साहेब दो डुमरिया ब्लॉक रे 2022 साले रे आगस्ट चांदो रेना गेल महित हिलो अंगीभार दो हाताव लेदा नितो खबर न्याम कना बांगमा उनी दो नोडे खन आजा ओड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम रेना कुचई सरायकेला खरसावा रे वीडियो लेकाते बहाले तहना डुमरिया ब्लॉक रे दो जिराव अकाने मानतान नीलेश कुमार मुर्मू वीडियो लेकाते अंगीभारे हातावा उनी दो दुमकर निज कनाय मानतान साधुचरण देवगाम दो सनम गाताक रेन हर सामे मेसा कान तहन आजा कमी कसनी और मानवा को तालारे आजा दुलड़े खोदा हटो कात दो डुमरिया रेन हर दो ओहोगे को हिड़िंग किया देला एनखान उनी चेत को मेन कदा आजम गत लेगेबन। जोहार। हम सभी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे गांव में ग्राम सभा को प्राथमिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं और जो भी सरकारी योजनाएं क्रियान्वित होती हैं चाहे वो पंचायत लेवल की हो, ब्लॉक लेवल की हो, जिला परिषद के स्तर की हो, किसी विधायक महोदय के द्वारा अनुशंसित हो, सांसद महोदय के द्वारा और अनुशंसित हो, सभी योजनाओं का जो क्रियान्वयन होना है वो ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत ही होना है। तो ये ग्राम सभा की एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। हम सभी जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके यहाँ माझी परगना महाल और हम अपने आपके बगल के जिले से पश्चिमी सिंहभूम से आते हैं, तो मानकी मुंडा प्रणाली चलती है। तो सभी क्षेत्रों में जो स्वशासन की व्यवस्था है, जो पारंपरिक व्यवस्था है वो चल रही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को भी कई जगह पे ग्राम सभा अटेंड करने का मौका मिला है, तो सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन करने की बात आती है तो जो कोरम वगैरह होता है वो कोरम वगैरह हम लोग अच्छी तरह से संभवतः फुलफिल नहीं कर पाते हैं और उसके कारण से कई सारी ऐसी योजनाएं भी क्रियान्वित होने की स्थिति में आ जाती हैं जिनका या तो ग्राम समुदाय को जरूरत नहीं है या फिर ज़रूरत है भी तो इस जगह पे ज़रूरत है लेकिन वो बन गया उस जगह, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज के इस सभा में हमारे बहुत सारे सम्मानित ग्राम प्रधान जी माझी बाबागढ़ पधारे हैं। हम चाहेंगे कि जो भी ग्राम सभा का हम लोग आयोजन करें वो पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ताकत के साथ, जो आपको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, प्रदत्त है, उसका सदुपयोग करते हुए हम लोग ग्राम सभा करें। ग्राम सभा की जब बात होती है तो आपको संभवतः ऑलरेडी बता चुके होंगे, हमारे कृष्णा जी इन सब चीज़ों के काफ़ी जानकार हैं, बिल्कुल ही जड़ तक वो पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने आपको निश्चित रूप से इस संबंध में जानकारी दी होगी, तो पुनरावृत्ति नहीं करते हुए मैं सरकारी योजनाओं की ओर थोड़ा सा जाऊंगा और आपको उस संबंध में बताना चाहूँगा। तो अभी हाल में झारखंड सरकार के द्वारा जो पी पेशा एक्ट 1996 था, ठीक है,
उसके 4O है सर, 4O के तहत एक नियमावली यहाँ पे बनना था। 1996 में ये पारित हो चुकी है। ठीक है, आप सोच लीजिए लगभग उधर 4 साल, इधर लगभग 23 साल, 27 साल लगभग हो गए। ठीक है, लेकिन ई पेशा अधिनियम के अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप नियमावली का निर्माण नहीं हो पाया। तो ये जुलाई माह में संभवतः 26 जुलाई की तारीख थी जब झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था और लोगों से आपत्ति की मांग की गई थी। हमारी चर्चा हो रही थी 2 दिन पहले लखन बाबू से, संभवतः आप लोगों ने जो उसमें विसंगतियाँ हैं उसके लिए आपत्तियाँ भी दर्ज की होंगी और अखबारों के माध्यम से 2-3 दिन पहले पता चला है कि संभवतः वो फाइनलाइज हो गया है। हालांकि अंतिम जो उसका नोटिफिकेशन है, गजट प्रकाशन है, वो उसकी कॉपी हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा उन आपत्तियों का भी जरूर निराकरण किया गया होगा जो अलग अलग क्षेत्रों से हमारे जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के लोगों ने वहाँ तक अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। जहाँ तक सरकारी योजनाओं की बात है तो मूलतः हम लोग ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संबंध रखते हैं, जो प्रखंड कार्यालय के लोग होते हैं, और अंचल कार्यालय के लोग राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं। तो जहाँ राजस्व विभाग का दायित्व है कि वो भूमि संबंधी मामलों की देखरेख करे, वहीं प्रखंड कार्यालय के ऊपर और साथ में प्रखंड के साथ साथ ग्राम पंचायतों के ऊपर ये दायित्व है कि जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं उसको, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि जो भी योजनाएं ली जाएगी वो ग्राम सभा से ही ली जाएंगी। ये अनिवार्य शर्त है। कोई भी व्यक्ति इसलिए योजना नहीं ले सकता है खुद से कि वो मुखिया है। कोई भी व्यक्ति योजना इसलिए नहीं ले सकता है खुद से कि वो प्रमुख है। कोई भी व्यक्ति योजना इसलिए नहीं ले सकता है खुद से कि वो बीडीओ है। ठीक है, यानी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो अथवा सरकारी कर्मी हो, ये कहीं से भी अधिकृत नहीं है कि वो योजनाओं का चयन करे, योजनाओं का खुद से चयन करे। चयन करने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा को। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, हम लोग इसका सदुपयोग करें। ग्रामीण विकास के तहत जो योजनाएं संचालित होती हैं वो मूलतः आजीविका से संबंधित होती है, गरीबी उन्मूलन से संबंधित होती है। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा है कि बिरसा हरित ग्राम योजना, ये झारखंड सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत संचालित की जा रही है और डुमरिया प्रखंड में हम लोगों ने लगभग 212 एकड़ पे आम बागवानी मिश्रित में आम, अमरूद, नींबू और मुनगा, इसको सहजन कहते हैं हम लोग, और बांस की खेती, ये 4 प्रकार के पौधों की बागवानी की जा रही है। इसके तहत जो शर्तें हैं योजनाएं लेने के लिए, आम बागवानी अगर आप करना चाहते हैं तो न्यूनतम 50 डिसमिल आपके पास ज़मीन होना चाहिए और उसमें 48 आम के पौधे लगाए जाते हैं बीच में, और इस किनारे और इस किनारे, दोनों किनारों में जो इमारती पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, और 1 एकड़, मैक्सिमम 1 एकड़ तक लिया जाता है। 1 एकड़ ज़मीन पर कुल मिलाकर के 112 आम के पौधों का रोपण किया जाता है और उसके दोनों किनारों में 40-40 इमारती पौधों का रोपण किया जाता है। यानी आधा एकड़ ज़मीन में 48 आम के पौधे हो गए और साथ में 20-20 इमारती पौधे। ठीक है, लगभग 88 के आसपास पौधे उसमें होते हैं, फलदार और इमारती मिला करके। 1 एकड़ ज़मीन में 112
आम के पौधे हो गए और 40-40 80 इमारती पौधे, यानी कुल मिला के 192 पौधे उसमें लगेंगे, फलदार और इमारती मिलाकर। उसके बाद दूसरे प्रकार की बागवानी है जिसको मिश्रित बागवानी कहते हैं। मिश्रित बागवानी में भी न्यूनतम 50 डेसिबल जमीन होना चाहिए और उसमें मिश्रित तरीके से कुछ नींबू के पौधे होंगे, कुछ आम के पौधे होंगे, कुछ अमरूद के पौधे होंगे और किनारे किनारे उसी तरह से उसमें जो इमारती पौधे हैं उसका रोपण किया जाता है। 1 एकड़ भूखंड में भी सेम चीज़ है, उसमें पौधों का प्रकार बदल जाएगा। जहाँ विशुद्ध रूप से जो आम बागवानी होती है उसमें आम प्लस इमारती पौधे लगाए जाते हैं, तो मिश्रित वाले में भी 1 एकड़ में कुछ पौधे आम के होंगे, कुछ पौधे नींबू के होंगे, कुछ पौधे अमरूद के होंगे और किनारे किनारे इमारती पौधे लगाए जाएंगे। तीसरा प्रकार है सहजन यानी मुनगा। मुनगा हम लोग के यहाँ बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध चीज़ों के लिए एक हिंदी में कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का। आप अमेजन में गूगल करके देखेंगे तो इसका जो प्रोसेस किया हुआ पत्ती है, पाउडर, पत्ती का पाउडर है, वो 1400 से 1500 रुपये में मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ हर किसी के बाग बगीचे में अगल बगल किचन गार्डन सब में पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और सहजन साग खाने वालों को, सहजन साग के साथ खाना खाने वालों को हम लोग थोड़ा सा हेय दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। हम लोगों के साथ, हम सभी के साथ, मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं अमेरिका वाले, यूरोप वाले टप्पा मार दें ये बहुत बढ़िया है तो हम लोग मान लेते हैं कि सही में बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे हम और तुम ने जो अनुभव आधारित ज्ञान हासिल किया है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज गेन किया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको हस्तांतरित होते आ रहा है, उन चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, उस पर गर्व करने की ज़रूरत है। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊंगा, 2004 में सुनामी आया था, आप लोगों को जरूर याद होगा। सुनामी आया था, अंडमान निकोबार में जरवा और सेंटिनलीज ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जैसे अपने यहाँ लोग संताल हो, मुंडा इस तरह के हैं, तो अंडमान निकोबार की 2 जो खास जनजातियाँ हैं जरवा और सेंटिनलीज। कई सारे लोग उधर पर्यटन के लिए गए हुए थे, जो कथित रूप से बिल्कुल बहुत पढ़े लिखे लोग थे और आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगी कि जरवा सेंटिनलीज सुनामी आने से पूर्व सुरक्षित स्थानों पर पहले ही चले थे, और जो कथित रूप से पढ़े लिखे लोग थे, आधुनिक रोशनी की चकाचौंध से चमके हुए लोग थे, वो सुनामी में बह गए। तो ये कैसे हुआ? तो एक प्राकृतिक रूप से जो इंडिकेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पलाश का जो बीज होता है, अगर उसमें इतने बीज होंगे तो इस साल बारिश ठीक होगी, इतने बीज होंगे तो इसमें बारिश सही नहीं होगी। ये बुजुर्गों का अपना अनुभव, ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके उन लोगों ने ये चीज़ हासिल किया। उसी तरह से खाद्य पदार्थ की भी बात है, चीज़ों को एक एक करके चख करके, उस चखने के क्रम में विषैले पौधों का भी, विषैले खाद्य पदार्थों का भी उन्होंने मैंने उसका भी स्वाद चखा होगा। कई सारे लोग इस क्रम में डेथ भी किए होंगे। तो ये अनुभव आधारित जो ज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है। हम लोगों में संभवतः चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की मैंने आदत नहीं रही है, चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करने की आदत नहीं रही है, उस कारण से हम लोग कई सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो ये समय की मांग है कि जो अनुभव आधारित ज्ञान है, जो पुरखों से हमें मिली है, उसका हम डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका संरक्षण और संवर्धन करें और अगली पीढ़ी को इसको हस्तांतरित करें। तो ज्ञान का संवर्धन ऐसे ही होता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, बिरहोर लोग बंदर कैसे पकड़ते हैं। बिरहोर लोग, जैसे कोई मटका होता है जिसका मुंह बहुत सकरा होता है, छोटा होता है,
ठीक है। उसमें बंदर के खाने पीने के जो प्रिय पदार्थ होते हैं, फल हुआ या फिर जंगली फल जो उनको पसंद हो बंदर को, वो उसमें लोग रख देते हैं, ठीक है। अब बंदर का स्वभाव क्या है कि वो एक बार अगर चीज़ पकड़ ले तो छोड़ता नहीं, ठीक है। तो सकरा है वो इस तरह से पकड़ लिया है और मट्टा उसको लोग बांध देते हैं, कोई चीज़ से पेड़ से बांध देते हैं। अब बंदर उसको पकड़ा हुआ है, फिर जोर से पकड़ा हुआ है, निकालने की कोशिश कर रहा है। अब निकलेगा कैसे? हाथ उसका बंध गया है अंदर में। बंदर अगर चाहे तो हाथ खोल करके भाग सकता है, लेकिन उसका स्वभाव है कि किसी चीज़ को अगर पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। और बिरहोर लोग जरूर उन्होंने स्टडी किया होगा, जिनको हम लोग आदिम जनजाति के तौर पे देखते हैं, बौद्धिक रूप से कम समृद्ध समझते हैं, तो उन्होंने बंदरों की साइकोलॉजी का अध्ययन किया होगा, बंदरों की मनोविज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया होगा नहीं? तभी ना वो लोग इस तरह से खाली मटका छोड़ करके उनको पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये अनुभव आधारित ज्ञान है, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। दूसरी बात, मैं ये लगभग हर मंच में आपको कहता हूँ, पिछले बार जो यहाँ पे आपने आदिवासी दिवस का आयोजन किया था, उसमें भी मुझे शरीक होने का अवसर मिला था कि हमारे आपके समाज में जो साम्यवाद की व्यवस्था है वो आदिम अवस्था से रही है, आदिम अवस्था से रही है। कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में साम्यवाद का प्रतिपादन किया, साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हमारे गांव में हम लोग अरहर वगैरह पहाड़ की तलाटी पे लगाते थे। तो शाही, जिसको जीकी बोलते हैं हम लोगों में, आप लोग संताली में क्या बोलते हैं? शाही पॉर्क्यूपिन, जिसका ये कटीला ये होता है, पंख होता है, ठीक है, जीक, ठीक है। वो लोग पूरा जड़ सहित खा जाते थे, पौधा बर्बाद कर देते थे। तो रात में हम लोग कुत्ता उत्ता लेकर के रखवाली करने के लिए बीच बीच में जाते थे। तो हमारे घर में एक टूनी नाम का कुत्ता था, हम अभी भी याद करते हैं, मैं रहा हूँ ना, वो 10-12 साल का। तो ऐसे ही लोगों के साथ हम लोग जाते थे, अपने गाँव वालों के साथ। तो वो इतना फुर्तीला था ना, एक बार अगर पकड़ लिया, वो कांटा वाटा खूब चुभाता है, चुभा भी लेता है तो पकड़ के रखता था, ठीक है। तो हमारे साथ जो लोग रहते थे, फिर उनको जीक को पकड़ने में आसानी होती थी। दूसरे दिन जब शिकार का बंटवारा होता था तो हमारे टोनी का भी एक हिस्सा होता था, ठीक है। आपको किस तरह का साम्यवाद चाहिए? क्या कार्ल मार्क्स से हमको सीखने की आवश्यकता है? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत निश्चित रूप से आदिवासियों से सीखा हो। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस विचार से? है ना? तो आदिवासी समाज, आदिवासियत की जो दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जिसमें आदमी तो छोड़ दीजिए, वो तो बराबर है ही एक दूसरे के, लेकिन जानवर भी इंसान के समकक्ष समझे जाते हैं, है ना, उसके बराबर समझे जाते हैं। तो ये हमारे समाज की खासियत है और हम सब के लिए बिल्कुल ही गर्व का विषय है कि हम लोग आदिवासियत के दर्शन में पैदा हुए हैं। और दुनिया के लोग अभी फिर से बैक टू दी आदिवासियत वाले मोड में आ गए, ठीक है। अभी देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कितना चल रहा है ना। थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहा है, मैं सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला था। ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक तापन की चीज़ें हो रही है, दुनिया बिल्कुल ही माने जो मूल रूप से हम लोग के यहाँ तक खेती बाड़ी हम लोग का देखते थे कि मानसून एकदम समय से आ जाता था, खेती बाड़ी अच्छा से होता था, दुर्भिक्ष या अकाल नहीं के बराबर हमारे यहाँ होता था। लेकिन अभी लगभग हर साल, आपके यहाँ तो लगभग ठीक ठाक धान हुआ है, लेकिन जैसे ही आप हाथा से उधर मेरे तरफ जाइएगा चाईबासा की ओर, धान कम हुआ, पिछले बार भी कम हुआ था। तो ये वैश्विक तापन का, ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, ये कथित रूप से विकसित लोगों के द्वारा पैदा की हुई समस्या है। हम और आप प्रकृति से उतना ही लेते हैं जिससे हमारे रोजमर्रा का काम चल जाए।
जंगल से हम उतना ही लकड़ी काटते हैं जिससे कि हम अपना झोपड़ी बना सकें, अपना चूल्हा जला सकें। शिकार भी अगर करते हैं तो हम उतना ही करते हैं जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। ठीक है, ये अंधाधुंध दोहन की प्रवृत्ति आदिवासियत में कभी नहीं रही, सृष्टि के प्रारंभ से लेके अब तक कभी नहीं रही है। तो ऐसे महान सभ्यता के हम आप संवाहक हैं और इस चीज़ को हमें बनाए रखना चाहिए। मैं योजनाओं की जानकारी दे रहा था, उसके बाद एक बांस की खेती इस बार ही शुरू हुई है और यहाँ पे जो बांस लगाए जा रहे हैं वो आसाम से मंगाए गए हैं। लगभग 50 से 55 फीट इसकी ऊंचाई होती है और बांस से जो कुर्सियाँ बनती है या फिर उस तरह के उपस्कर बनते हैं और वो उस क्वालिटी का बांस है इस बार जो यहाँ पे बांस लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की जहाँ तक बात है, हमारे माझी बाबागढ़ के सहयोग से हम लोग पेंशन स्वीकृत करने में पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में टॉप पर है। लगभग अधिकांश लोगों को हम लोगों ने आप सबों के सक्रिय सहयोग से आच्छादित कर लिया है। फिर भी कई सारे ऐसे लोग छूटे हुए हैं। मैं 100% सेचुरेशन का दावा नहीं कर रहा हूँ, अभी भी कई सारे लोग निश्चित रूप से छूटे होंगे जिन तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं या फिर वो हमारे तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाए होंगे। तो आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर कोई भी व्यक्ति, अभी मैं क्राइटेरिया बताऊँगा, उन सभी योग्यताओं को पूरा करता है और अभी भी पेंशन से वंचित है तो कृपया करके आप लोग उनका आवेदन करवा देंगे। अभी भी हमारे यहाँ सीट खाली है। पहला है वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन में आपको याद होगा इसके पहले अभी जो सर्जन पेंशन योजना लागू है उसके पहले बीपीएल वगैरह की मांग होती थी और वो लक्ष्य आधारित होता था। इस साल अगर डुमरिया ब्लॉक का लक्ष्य 500 है तो हम 501 नहीं ले सकते, लेकिन अभी जो भी व्यक्ति 60 साल का हो गया हो और उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासबुक, ये 3 चीज़ हो तो पेंशन का हकदार होगा। शर्त यही है कि वो इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति नहीं हो, किसी प्रकार की सरकारी सेवा से रिटायर्ड व्यक्ति नहीं हो। ठीक है। दूसरा पेंशन है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन में हमारे यहाँ महिलाओं की शादी की उम्र तय की गई है 18 से। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासबुक, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा कागज इसमें लगता है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा सर्टिफाई किया हुआ कि इनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% है, वो सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी चाहिए होगा। ठीक है। तो हम आग्रह करेंगे आप लोगों से कि आपके गांव में, आपके टोला में अगर कोई इस तरह का व्यक्ति छूटा हुआ है जो इन सभी शर्तों को पूरा करता है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, तो कृपया करके उनका आवेदन आप लोग हमारे यहाँ तक अग्रसरित करवा दें। हम निश्चित रूप से उसको स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके सहयोग से उसको पेंशन का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर कल्याण विभाग यानी ITDA भी उसको बोला जाता है, उसके द्वारा दुमकुड़िया भवन से कॉमन नाम है, लेकिन हम लोग के यहाँ आदिवासी कला सांस्कृतिक केंद्र के नाम से भी उसको जानते हैं। दुमकुड़िया उरांव भाषा का शब्द है। उन लोग का जो अपना युवा गृह वगैरह होता है, यहाँ युवाओं को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है बुजुर्गों के द्वारा, वो हो गया दुमकुड़िया भवन उरांव लोगों के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। ठीक है। तो उसका भी निर्माण किया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक पास किया हुआ है, खरीदा में भी, उसके बाद बारेडी में है, डोलाबेड़ा में निर्माणाधीन है, ऐसे करके चट्टानी पानी में भी है ना। तो इसका हम लोग निर्माण करवा सकते हैं कल्याण विभाग के तरफ से। उसके बाद जाहिरतान घेराबंदी लगभग हम लोग 41 जगहों का अपने कार्यकाल में हम लोगों ने भेजा है, जिसमें से 13 योजनाएं अभी क्रियान्वित हो रही है, बाकी अलग अलग प्रोसेस में है, अलग अलग चरण में है।
कहीं कहीं पे लागू समिति गठित नहीं हुआ है, कहीं से चला गया है तो वहाँ से फाइनल नहीं हुआ है। तो ये अलग अलग स्टेज में है। 41 कुल मिला के हम लोगों ने जायरतान बाउंड्री का प्रस्ताव भेजा है। उसके बाद बाल विकास परियोजना जो CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नेतृत्व में काम करता है, तो उसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित योजनाएं संचालित की जाती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसके बाद अभी बच्चियों के लिए जो क्लास 8 या उससे ऊपर की बच्चियां हैं उनके लिए भी योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा पशुपालन विभाग के माध्यम से बकरी पालन, उसके बाद सूकर पालन, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन और जो मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन के लिए लेयर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख पालन योजना, इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस बार का टारगेट हमारा आ गया है और एक जोड़ा बैल का भी इस बार हमको टारगेट मिला है डुमरिया प्रखंड में। अगर किसी को चाहिए होगा तो आप लोग निश्चित रूप से जोड़ा बैल के लिए सिर्फ एक टारगेट, ठीक है। उसके बाद फिर बकरा विकास के लिए, सुकर विकास के लिए, अंडा देने वाला मुर्गी पालन के लिए, मांस देने वाला मुर्गी पालन के लिए और बत्तख पालन के लिए, इसके लिए टारगेट हमारे पास आ गया है। आप लोग निश्चित रूप से उसका प्रस्ताव दें, हम लोग उस पर अमल करेंगे।